हाय एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने समझा था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कि जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूल दे दिया कि MnO4 और इसके अंदर मैं मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं तो आपने बता दी +7। ठीक है, ये था अपना ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हमको समझ में आ गया निकालना। उसके बाद हमने समझा था व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज मेंट बाय रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की अपने नोट्स प्लीज चेक कर लेना। ऑक्सीडेशन की पुराना डेफिनेशन वाज, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करना। दिस इज ऑक्सीडेशन। ऐसे ही रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करना। ओके सिया, ये वाली चीजें याद है बेटा? यस मैम। ओके गुड, चल। सो दिस वाज अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पुराना वाला डेफिनेशन। सो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए नई डेफिनेशन आई, वेरिन ऑक्सीडेशन जो अब से हम यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर हमारे पास Fe2+ है, ठीक है, और इसने Fe3+ बनाकर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, Fe2+ से Fe3+ जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे करके लिख दिया, तो आपको डायरेक्टली पता चल गया कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। एक दूसरा तरीका ना टू आइडेंटिफाई कि ऑक्सीडेशन हुआ है, वो ये है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर वाज +2 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। तो जब ये +2 से +3 जा रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन का ना एक और डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन नहीं, मतलब एक आइडेंटिफाई करने का तरीका, कि या तो आप ऐसे करके देख लेना +2 से +3 जा रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, मतलब +2 से +3 जा रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ओके, ऐसे ही दूसरा इज रिडक्शन। रिडक्शन का एग्जांपल दे देते हैं। अगर NO3- से NO2 बना, ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ प्लीज। बताओ। +2। अरे नाइट्रोजन का X 3 × -2 = -1। सॉरी मैम। X - 6 = -1। X = -1 + 6 = +5। ठीक है, सो इसको प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? +5 से इधर क्यों आएगी? +2। बच्चों में निकालना आता है? वापस रिवाइज करवा दूं, 1-2 क्वेश्चंस करवा दूं? मैम आते हैं। आता है? ठीक है, अगर नहीं आता ना तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बता देना कि मैम 1-2 क्वेश्चंस करवा दो इसको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, प्लीज डोंट हेजिटेट। अच्छा, तो +5 से +4 गया। +5 से +4 कैसे जाएगा? उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना। यहाँ पर नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं और यहाँ पर उसने 4 लूज करे, मतलब 5 से वो 4 पे जाता है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना, तभी तो आया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। रिडक्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन
ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन. नेक्स्ट लिखूं एग्जाम्पल. Yes, ma'am. ठीक है. और अच्छा, एक और चीज, द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. मैं ऐसे करके बताती हूँ. जैसे बहुत ही सिंपल अपना एग्जाम्पल, Zn plus Cu plus 2 is Zn plus 2 plus C. ठीक है. अभी ये वाला एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रही हूँ और नेक्स्ट वाला फिर आप सॉल्व करना. ठीक है. सो ये मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिख दिया. अब इसके अंदर बच्चों आप मुझे बताओ, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बोलो. Ma'am, जीरो 0. Yes, है ना. ma'am. तो जीरो. और इधर क्या है? कॉपर का +2. +2. इधर जिंक का है +2 और कॉपर का है 0. है 0. ना. तो ओके, नाउ इधर ये 0 से +2 में गया. 0 से +2 में गया, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज. और Yes, इंक्रीज इन ma'am. ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. Oxidation. तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज. जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म जिंक आयंस. जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक आयंस बना रहा है. जिंक की हो रही है बच्चों ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट, कॉपर का जा रहा है +2 से 0. तो डिक्रीज है ऑक्सीडेशन नंबर में. अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन. ठीक है. ये एग्जाम्पल से क्लियर हुआ. नाउ वन मोर थिंग जो मुझे इस एग्जाम्पल से ही बतानी थी, वो ये, जिस सब्सटेंस की या जिस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है. ठीक है. सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया. सॉरी 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 सॉरी. ठीक है. द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऐसे करके करो. सॉरी, इसने कॉपर को ऑक्सीडाइज, कॉपर को रिड्यूस किया ना, इसको बोलते हैं बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉपर आयंस को रिड्यूस कर रहा है. सो दिस जिंक इज हेल्पिंग इन रिडक्शन ऑफ कॉपर आयंस टू कॉपर. दस जिंक, जिस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, तो उल्टा नाम है उसका. जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि वो कॉपर आयंस की रिडक्शन कर रहा है. कॉपर आयंस रिड्यूस हो रहे हैं टू कॉपर. रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा स्पीशीज है जो दूसरे उसकी स्पीशीज की रिडक्शन करवा रहा है. इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट. और जो चीज की रिडक्शन हो रही है वो खुद रिड्यूस जब हो रहा है, तो इन द प्रोसेस जब भी कॉपर आयंस खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए कॉपर को बोलते हैं इधर वाले केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट. ओके. सो आपसे कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखकर मैं ये पूछ सकती हूँ कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. तो उसका बहुत ही आसान तरीका है. कुछ नहीं करना है. आप पहले चेक करो कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है. और वो कैसे चेक करोगे कौन सा स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर जिसका इंक्रीज हो रहा है, जिसका डिक्रीज हो रहा है, उससे. उसके बाद जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है. कॉपर आयंस इधर रिड्यूस हो रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये लिख लो, फिर 2-4 एग्जांपल्स लिख रही हूँ और आपको मुझे उसमें आइडेंटिफाई करके बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. Done, ma'am. ओके, मैं लिखती हूँ. हाँ, रिएक्शन मुझे बताना. +2 +
आपको बताना है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखो बच्चों सबका, फिर बताओ किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, और फिर उसके बेसिस पर चेक करो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। और जिन रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही होती है, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, जिन रिएक्शंस में एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी रिड्यूस हो रही है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, दोस रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। शालिनी भी बहुत टाइम से नहीं आई थी क्लास में, तुम कहाँ थी शालिनी? मैम वो एक्चुअली नेट खत्म हो रखा था। ओके, जब तक आज की क्लास में ना हम लोग अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया, तो सबसे पहले करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो फटाफट से खत्म हो जाएगा। फिर हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला ना, उसकी एप्लीकेशन समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, वो वाली चीज समझेंगे। और उसी से हम लोग इक्विवेलेंट वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, वो वाली चीज को रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाद में हम करेंगे संडे की क्लास आई थिंक, जिसके अंदर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह आता है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, प्रोबेबली इस संडे या नेक्स्ट वीक अपना ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जीओसी है अपना क्लास 11th का, वो वाला चैप्टर मैं शुरू करने वाली हूँ, स्टार्ट करूंगी ये सारी चीजों से। अपना आइसोमेरिज्म है, कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, उनका नॉमेनक्लेचर, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारी चीजें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये सारी चीजें हम लोग वहां से ही शुरू करेंगे, बिल्कुल जीओसी बेसिक, और बाद में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा कर लिया बच्चों? इतना टाइम इनफ Yes, था? ma'am. शुरू Yes, करें? ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इधर आयरन की तो +2 है, और इधर क्रोमियम की कितनी आई? 6. 7 -14 -12 +12 +6, ठीक है, +6 इधर है +3 Yes, और 3. इधर है Yes. +3, दोनों की +3 है। ओके, आयरन जा रहा है +2 से +3, तो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? Ma'am, oxidation. ऑक्सीडेशन है ना, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए ना। ऑक्सीडेशन Yes. इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑयल है ना, +2 से +3 जा रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो Fe+2 क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या Reducing. रिड्यूसिंग एजेंट? Reducing agent. तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यहाँ पर +6 से +3 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे थे, यहाँ पर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। इसका मतलब इसने जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं फॉर क्रोमियम आइटम। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन होता है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, RIG रिग, है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, वैसे भी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, 6 से 3 जा रहा है, घट रहा है, और ये वाली स्पीशीज क्या हो जाएगी उस केस में, ऑक्सीडाइजिंग। Oxidizing agent. ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। क्या जी सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. है ना? ओके, चलो इसमें बता दो फिर MnO4 माइनस में, बहुत बड़ा यस था दिव्यांशु का। दिव्यांशु प्लीज आंसर बेटा, MnO4 माइनस में मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Ma'am, 7. +7 ठीक है, +7। आयोडीन का -1. इधर 4. +4 0, 0. तो +7 से +4 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, +7 से +4 Reduction. oxidizing agent रिडक्शन, और ये एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। -1 से 0 ऑक्सीडेशन, और ये एक्ट कर रहा है Reducing agent. ओके। reducing सो agent दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है, अच्छा चलो अब हेडिंग दिस इज डन, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब लिखो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, छोटा सा टॉपिक है जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, मतलब वो वाले रिएक्शंस जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ अकर कर रहे हैं। जिन रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा होता है उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहला इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल्स दे दीजिए बच्चों। जैसे कि Mg प्लस N2, क्या कंपाउंड बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या फॉर्मूला होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg 2N। सब थोड़ी सी ना 7th 8th क्लास वाली चीजें भूल जाते हो। Mg मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन है, इन दोनों मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। मैग्नीशियम की क्या होती है? +2, नाइट्रोजन जब भी नाइट्राइड बनाता है तो -3, क्रिस क्रॉस करते हैं तो Mg3N2, तो Mg N2 करेक्ट, ऐसे ही बनेगा बच्चों मैग्नीशियम नाइट्राइड। याद आ गया? चलो गुड। अभी देखो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा एग्जांपल से लिख देता है कि एक A था और एक B, इन दोनों कंबाइन कर AB, मतलब दो अलग अलग रिएक्टेंट्स थे, उन दोनों कंबाइन कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, एक ही चीज बन रही है। हाँ, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन कंबाइन के रिएक्टेंट साइड दो अलग अलग चीजें थी, इन दोनों कंबाइन करके एक सिंगल चीज बना लिए, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन तो अलग अलग थे, इन दोनों कंबाइन करके एक सिंगल चीज बना ली, so this is a combination reaction. Now both of these are examples of redox reactions. मतलब एक स्पीशीज हो रही है ऑक्सीडाइज और दूसरी हो रही है रिड्यूस। कैसे? इधर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ 0 यस मैम। है ना, और इधर में है +2, नाइट्रोजन का इधर 0 है और नाइट्रोजन है -। अगर जीरो से +2 गया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है यस Yes, मैम। ma'am. है ना, और इसको लाल रंग से ले लेते हैं, 0 से -3 जा रहा है, रिडक्शन हो रही है, करेक्ट। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑलमोस्ट ऑल Yes, ma'am. रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, आयनिक रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस, वो भी एग्जांपल से बताती हूँ। तो दिस is a combination reaction, this is a combination redox reaction। क्यों? दो चीजें कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, पहली बात। दूसरी बात ये, एक मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ अकर कर रही है, हेंस हम इनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑलराइट, चलो कार्बन डाइऑक्साइड का Yes, फॉर्मेशन ma'am. में बता दो मुझे। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका 0, Yes, ऑक्सीजन का इधर -2, कार्बन का +4। देख लो प्लीज, चेक कर लो सही है कि गलत है। ठीक है बच्चों, yes मैम। ठीक है। सो 0 से +4 गया, 0 से +4 यानी कि ऑक्सीडेशन, 0 से -2 गया मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ अकर कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा ये कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग हमारे पास थे रिएक्टेंट्स, उन दोनों मिलकर ने एक ही चीज बनाई, हेंस दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन।
ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलूं? Done, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर 2 पे इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज करके, ऐसे लिख देते हैं, सिंगल सब्सटेंस ए बी डिकम्पोज कर ए और बी बना रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे KClO3 है, KClO3, ठीक है, ये KCl प्लस O2, मतलब पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और वो ऑक्सीजन गैस और बना दी, ठीक है। सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल चीज टूटकर दो अलग अलग सब्सटेंसेस बना रही है, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ बच्चों, इसके अंदर मुझे प्लीज बताओ कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है? बताओ। KCl. KClO3 के अंदर पोटेशियम की तो +1 है ना, क्लोरीन की क्या है बेटा? -1 कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का -1 है? Yes, ma'am. तो मेरी हर बात में हाँ मिला देते हो। झूठ बोला मैंने, -1 नहीं, चेक करो। No, ma'am. अच्छा, तो अभी नो बोल देना, आंसर तो निकालो। निकालो, क्लोरीन की कितनी Ma'am, होगी? 5. +5। वेरी गुड। पोटेशियम की हमेशा +1 होती है, क्लोरीन की चेंज कर सकती है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम केसेस में -2 ही होती है। तो 1 + x - 6 = 0, x - 5 = 0, x = +5, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम की है +1, क्लोरीन की है +5, ऑक्सीजन की है -2। करेक्ट? अभी सबको क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. गुड, ठीक है। सो नाउ इसके अंदर पोटेशियम तो +1 ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन हो गया -1 और ऑक्सीजन इधर हो गया 0, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है ना O2, तो इसको हम 0 लिखते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। पोटेशियम तो +1 से +1 में ही है, तो पोटेशियम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्लोरीन देखो, +5 से -1 गया, Reduction. रिडक्शन। पहले उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके तो फिर उसने एक एक्स्ट्रा गेन कर रखा है, तो क्लोरीन में हो रहा है रिडक्शन। और ऑक्सीजन देखो, -2 से 0, अगर -2 से 0 हुआ, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ है। एक जगह रिडक्शन हो रही है, दूसरी जगह ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या ये डीकम्पोजिशन भी है? हाँ है, क्योंकि KClO3 टूटकर KCl and O2 बना रहा है। This is a decomposition redox reaction. Okay? Combination reaction और decomposition reaction. आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ओके। एक और एग्जांपल लिख रही हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी वाली रिड्यूस हो रही है? जल्दी से बताओ, इसमें टाइम नहीं लगाना हमने, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर नहीं आती तो मुझे बताओ, मैं समझा दूं। सिया आंसर कर बेटा।
इधर Ag2O सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? मैम +1. +1. और ऑक्सीजन का -2. यस मैम. ठीक है, और इधर बता सिल्वर का कितना होगा बेटा? 0. और इधर वाले में ऑक्सीजन का 0. ठीक है। अब बता +1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन डिक्रीज इन Reduction. ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और -2 से 0 है, हाँ ठीक है, -2 से 0 है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो सिल्वर ऑक्साइड को जब भी हमने डिकम्पोज कराया इनटू सिल्वर एंड ऑक्सीजन, तो सिल्वर हो गया रिड्यूस और ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्साइड से वो ऑक्सीजन बना रहा है। इज इट क्लियर? करीना क्लियर है? तुम चुप चुप हो। कोमल, चलो आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ बच्चों, कोई चीज एक्सप्लेन तो नहीं करनी, कोई चीज समझाऊं, कोई चीज No मैम. नहीं? ठीक है, अच्छा ओके, चलो एक रिएक्शन लिख। इसमें बताओ क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रही है या कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रही है? मैम प्रीवियस पेज दिखाना। नेक्स्ट पे आऊं? यस मैम। ओके चल, अभी इसके अंदर बताओ क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? इधर बताओ, 2 मिनट दे रही हूँ बच्चों, एक बार खुद से सोच लो। आई डोंट थिंक है। हाँ, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर सिया बोला आंसर बेटा, सिल्वर की क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? +1. +1। और द नाइट्रेट पूरा का पूरा एज इट इज -1 है, उसको एज इट इज लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर भी NO3 ही है। वो नाइट्रेट से NO2 या अमोनिया या नाइट्रोजन ऐसा कुछ बन रहा होता ना, तब तो हम चेंज करते। और नाइट्रेट का नाइट्रेट एज इट इज ही है, तो ये एज इट इज ही रहेगा ना, इससे कोई फर्क की जरूरत ही नहीं करने की चेंज। सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, सोडियम का +1, सॉरी सिल्वर का +1, क्लोरीन का -1, सोडियम का +1। ये Na+1 से +1 रह रहा है, Cl- रह रहा है, Ag+ रह रहा है, नाइट्रेट से नाइट्रेट रह रहा है। सो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सो हमें कह सकते हैं ऑल रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, कुछ ही होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस और हम लोग उसको चेक कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। गॉट इट? आगे बढ़ा जाए? यस मैम। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने 2 टाइप्स कर लिए थे, एक तो था कहाँ गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। इसका 2 टाइप्स के होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। इसका पहला होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
डिस्प्लेस मतलब होता है उस एलिमेंट की जगह अपनी जगह लेना। मतलब डिस्प्लेस करना मतलब कि लाइन से जो है ना, जैसे ये 3 लड़कियां बैठी हुई थी, सिया, शालिनी और कोमल, इन तीनों बैठी हुई थी, ठीक है, इकट्ठे चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3 पे। और फिर करीना आई, उसने सिया को उठा दिया और वो वहां बैठ गई। तो करीना ने सिया को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसकी चेयर, उसकी जगह घेर ली, ठीक है, उसको हटा के बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर बैठ गई। उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हिंदी में, मतलब इसका जो मीनिंग होता है, ठीक है। तो जिंक है और कॉपर सल्फेट है। अभी हमको रिएक्टिविटी सीरीज तो पता है, याद है रिएक्टिविटी सीरीज, लिथियम, ठीक है, इतना कॉपर तक ही लिख रही हूँ बस, इतना से अपना काम चल जाएगा। तो ये ना एक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो इसके अंदर हमको पता है कि लिथियम, ये उसी ऑर्डर में लिखे, हाँ, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और नीचे बाकी के भी एलिमेंट्स आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब कुछ, ठीक है, मर्क्यूरी, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो चाहता है कि मैं रिएक्ट करूं, मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करूं। और जो नीचे होता है, जैसे कॉपर यहाँ नीचे है, कॉपर बोलता है बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं हूं, मेरी इच्छा ही नहीं है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की। अगर कहीं पर मेरा कंपाउंड बना भी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे बाहर निकल जाओ, मैं अपना ऐसी शांति से बैठ जाऊं। तो जिंक ऐसी खाली बैठा हुआ है, वो बहुत रिएक्टिव है। और कॉपर जो कि रिएक्टिव नहीं है, उसका मैंने कंपाउंड बना दिया कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या करेगा, इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से उठा देगा। जैसे करीना ने आके सिया को उठा दिया, तो जिंक ने कॉपर को हटाकर जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर बाहर निकाल दिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहली बात। दूसरा ये कि जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया ना, मतलब मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया, तो हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जो मेटल ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज में, वो नीचे वाले मेटल को मतलब डिस्प्लेस कर देता है और अपनी जगह से हटा देता है। गॉट इट? मेटल डिस्प्लेसमेंट का समझ में आया? यस ना? रिपीट करूं कुछ? नो मैम। है ना? गुड, ओके। तो ये तो था मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। नाउ इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऐसे लिख देती हूँ, फ्लोरीन ऊपर होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फ्लोरीन बीइंग हाईली रिएक्टिव, आयोडीन बिल्कुल रिएक्शन को उसको शौक नहीं है। फ्लोरीन तो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो तो चाहता है ना मैं -1 बनाऊं। मतलब मैं एग्जांपल समझाती हूँ, अगर हमारे पास फ्लोरीन है और KCl है, ठीक है, फ्लोरीन और KCl है, अभी फ्लोरीन और Cl में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लालची कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन बोलेगा अरे मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लालची और मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 पर। क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और उसको -1 मिल रखा है। दिस इज नॉट फेयर। तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा और खुद KF बनाकर बैठ जाएगा। तो एक नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल है ना, उसने एक नॉन मेटल ने दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह ले ली जाती है। तो इसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसके दो एग्जांपल्स होते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, नोट दिस डाउन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डन? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. So 3, 4. Disproportionation reaction.
डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब ये है कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है। देखो अब ऐसा करो, फटाफट से फास्फोरस की तीनों कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। फास्फोरस की तीनों कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चों। जल्दी से कर लो, फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे एप्लीकेशंस, जिसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ और वो कंपाउंड्स का फॉर्मूला वगैरह डिस्कस करेंगे। ये तो थ्योरी है ना, तो बोरिंग है। मैम आप वीबीटी कब से स्टार्ट करोगे? क्या चीज? मैम वीबीटी कब से स्टार्ट करेंगे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करी ना बेटा, मैंने वो कल की क्लास में कराई। ओके कल की मैम, क्लास में मैंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाई थी। रिकॉर्डिंग शेयर हो गई ग्रुप पर, यस एक बार मैम। रिकॉर्डिंग देख लेना। मेरे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ना मैंने 3-4 एग्जांपल्स करवाए थे, मुझे कम से कम 7-8 एग्जांपल्स करवाने हैं उसके, जिससे कि कंफर्म तुम लोग को समझ में आ जाए। तो मैं ना जब भी नेक्स्ट वीक जब भी इसकी क्लास लूंगी ना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की करी ना, तो तुम वो वाली जरूर अटेंड कर देना। मैं तुमको दोबारा से जो है उस क्लास में बता दूंगी कि जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी तो उसमें तुमको थ्योरी समझा दूंगी साथ साथ। ठीक है, एक बार ये आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना, और मैं आपको थ्योरी नेक्स्ट क्लास में जब भी और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने भी 3-4 एग्जांपल्स डिस्कस करें, 3-4 एग्जांपल्स और डिस्कस करने हैं, और फिर उसकी एक्सेप्शंस वगैरह भी डिस्कस करनी है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे आए। तो वो सारी चीजें जो है ना मैंने उस क्लास में करनी है, तो मैं तुमको उस दिन वीबीटी दोबारा से भी समझा दूंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये है। अब मुझे जल्दी से बताओ, बाकी जिन्होंने निकाल ली फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर, सॉल्व कर रही हूँ मैं। जब भी फास्फोरस ऐसा करके एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कौन बताएगा? शालिनी यस बोल बेटा, इधर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होएगा? मैम 0। 0। वेरी गुड। और इधर जब भी फॉस्फीन गैस बन रही है तो H तो -3 होता है, सॉरी -1 होता है कि +1 होता है? +1 हो जाएगा ना, क्योंकि फास्फोरस ma'am. नॉन मेटल है। तो +1 × 3, तो फास्फोरस का क्या हो जाएगा? -3 Yes ma'am. -3 है ना। और इधर वाले में बता दो, 2 Ma'am × +1. +1 x +2 × -2 is equal to -1, 2 + x - 4 equal to -1, x - 2 equal to -1, x is equal to -1 + 2 यानी कि +1। तो फास्फोरस के आगे इधर +1। ठीक है एवरीवन, तो 0 से -3 जा रहा है तो फास्फोरस की ही रिडक्शन हो रही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया 0 से -3, तो रिडक्शन घटा ना, रिड्यूस तो रिडक्शन। यहाँ पर 0 से +1 है, तो फिर 0 से +1 यानी कि ऑक्सीडेशन। ओके, तो 0 से -3 इज रिडक्शन, 0 से +1 इज ऑक्सीडेशन। तो हम लोग ये बोल रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन तो है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। अलोंग विद दैट फास्फोरस की जो है ना, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रही है, मतलब फास्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो उस टाइप के रिएक्शंस को कहते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, उस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। एक और एग्जांपल लिख रही हूँ डिसप्रपोर्शनेशन का। S8 sodium hydroxide gives sodium sulfide and Na2S2। ठीक है, ओके, ये हमने रिएक्शन लिखा। अब जल्दी से सल्फर की सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। चलो बच्चों फटाफट से करते हैं। सल्फर की इधर बताओ, कौन बताएगा? 0 -2 +2 -2 ये है कि सॉल्व +2 करूं?
मैम आंसर तो ये करेक्ट है ना, आ गई ना, वेरी गुड। तो यहाँ से यहाँ पर हो गई डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, और यहाँ 0 से +2 यानी कि ऑक्सीडेशन। तो क्लियरली सल्फर ही रिड्यूस हो रहा है और सल्फर ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ठीक है। और एक और बड़ा ही काम का लिखती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुमको बड़ा काम आएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल लिखने बच्चे, तो X2 प्लस OH माइनस, X मतलब हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके। X इज इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और बेस की प्रेजेंस में जब भी बेस कोल्ड एंड डाइल्यूट लिखा हो तब आप X माइनस एंड X को माइनस बना दो। और दूसरा है, इसी को जब भी OH माइनस बेस के साथ ही ट्रीट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हो, हॉट लिखा हो, डेल्टा वाला सिंबल बनाया हो, तो X माइनस कर दो एंड XO3 माइनस, ठीक है। और मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा मैं समझा देती हूँ पहले। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा लिख लेना, फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो disproportionation reaction, फ्लोरीन ना डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है ना रिड्यूस तो हो सकता है, मतलब F जो है F माइनस तो बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन कभी भी ना +1 में नहीं जा सकता, मतलब 0 से +1 या +2 कुछ भी नहीं जा सकता, प्लस में वो जा ही नहीं सकता, वो कभी इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है ना, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं करता, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन का जो मैंने एग्जांपल लिखा है ना, वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिखा है। जैसे इधर में मैं एग्जांपल के उसमें लिख देती हूँ, ऐसा ही अगर क्लोरीन OH माइनस बेस के साथ, अल्कली के साथ अगर डाइल्यूट लिखा हो या फिर कोल्ड लिखा हो, मतलब ठंडा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो, तो आप Cl से -1 बना दो और ClO माइनस बना दो। और यहाँ पर ब्रोमीन का एग्जांपल लिख देती हूँ, ब्रोमीन को जब भी बेस के साथ ट्रीट करें तो -1 प्लस Br3 नेगेटिव। अगर आप इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ 0 है, यहाँ -1, यहाँ -2, x ऐसे करके लिखो, x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू +1। तो देखो 0 से -1 भी गया रिडक्शन, 0 से +1 भी गया ऑक्सीडेशन, तो मस्त डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। और यहाँ पर देखो ब्रोमीन का 0, इधर -1, इधर +5, तो 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5 ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठे हो रहा है, हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये बहुत काम की है, हमेशा ऑलवेज वैलिड फॉर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजेंस के लिए, ठीक है, ये आपके काम आएगी। फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देता है। नोट दिस डाउन, डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, ओके। एक और लिख दो, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैम आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। मेरी राइटिंग अच्छी है, थैंक यू, थैंक यू। बहुत कम लोग बोलते हैं राइटिंग मेरी अच्छी है, थैंक यू। आगे बढ़ो। यस मैम। ओके, लास्ट है नंबर 5 आई थिंक, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, एग्जांपल से लिखती हूँ, जो डिस्प्रपोर्शनेशन लिखा था ना उसका एग्जैक्ट उल्टा, कि ये आयोडाइड है -1 में और इधर आयोडीन है तो +5 में, ठीक है, और इन दोनों मिलकर आयोडीन एंड OH माइनस, मतलब उसमें क्या था, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या था, एक एलिमेंट का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे प्रोडक्ट में रिड्यूस हो रहा है,
और इसमें क्या हो रहा है, ये और ये, इसकी है इधर -1, इधर इसकी है +5 और इसकी है 0। तो इसके अंदर क्या है, एक ही एलिमेंट जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में थे वो अब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, मतलब एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है। -1 वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, +5 वाला रिड्यूस हो रहा है। ओके, सो दिस इज कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस कंप्लीट्स टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। थ्योरी टॉपिक खत्म। अभी इसके बाद करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, फिर बैलेंसिंग उनकी, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो जेई वगैरह के और नीट के क्वेश्चंस आए ना, जैसे बैलेंसिंग, कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम अब तो हम 11th से 12th में आ रहे हैं, तो अब बैलेंसिंग सीखने की क्या जरूरत है, स्कूल के अंदर ही सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, अब तो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा ही नहीं, जेई नीट का तो वो ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ना रिएक्शन ऐसे आ जाते कई बार, MnO4- प्लस Cr+C से बन रहा है Mn+2 और Cr+3, और उन्होंने लिख रखा होता है इस रिएक्शन के लिए, बोलते हैं इसको बैलेंस कर दो और यहाँ पे लिख देंगे X, Y, Z, W, और क्वेश्चन पूछ लेंगे X + Y + Z + W कितना हुआ, और वो ऑप्शंस में दे देते हैं। इसलिए बैलेंसिंग को भी सीखना जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चंस जेई में, नीट में आ रखे। गॉट इट? चलो, कॉम्प्रपोर्शनेशन भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यस मैम। यस मैम। हमने डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। डबल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी जो है ना, उसमें रिडॉक्स का एग्जांपल ढूंढना, रिडॉक्स का एग्जांपल नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर हो तो मुझे बताना, ठीक है? इसके अंदर एनसीईआरटी के हिसाब से इसलिए मैंने इसमें कर दिया, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर से। तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं ना, उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो पहली एप्लीकेशन इज टू determine the acidic strength, ठीक है? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब जैसे मेरे पास 2 एसिड्स दे रखे हैं, यहीं पर ही लिखा बच्चों, HClO4, HClO3 और HClO2, HClO। पर क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, मैं सब पे नाम लिखती हूँ। पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। और मैंने बोला कि बच्चों ये मैंने 4 एसिड्स लिख रखे हैं, चारों ही इनको ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। ऑक्सी एसिड्स मतलब कि ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन और वही वाला H+ निकल रहा है, दैट इज व्हाई दे आर एक्टिंग एज एसिड। और मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ इसके बेसिस पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड से लेके वीकेस्ट एसिड के ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के उसमें अरेंज करो, तो तुम कैसे करोगे? तो अब पहली बात, अगर आप लोग नोट्स रेगुलरली, मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है, जिससे कि सारे आपको कंपाउंड्स नजर आए। हाँ, अगर आप लोग नोट्स रेगुलरली रिवाइज करते हो और बनाए हो, लिखे हो सारे के सारे, देखो होगा ना, मैं भी हमेशा कितनी बार जो हाथ में साथ किताब वगैरह रखती हूँ, नोट्स वगैरह की लिखकर पूरा कुछ ऐसे देखते होगे। केमिस्ट्री में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, ठीक है? अच्छा, तो मैंने उसमें लिखवाया था, जब भी हमने आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने लिखवाया था इनमें से 2 को लिखवाया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स, 2 को लिखवाया था वीक एसिड्स। अगर आप लोग को याद हो उसके अंदर नोट्स में
इन दोनों को स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखा था, इन दोनों को वीक एसिड में लिखा था, और तब मैंने उसका रीजन नहीं बताया था, तब मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा दिया था कि बच्चों इन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो फटाक से H+ लूज कर लेंगे, इन दोनों वीक एसिड्स हैं तो देर से लूज करेंगे, दैट इज व्हाई दे आर वीक एसिड्स। अब उसका हम रीजन समझते हैं, क्यों क्यों ऐसा हुआ। तो आपको याद होगा एसिड बेस थ्योरी जब हमने पढ़ी थी, तो एक तो था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस थ्योरी में क्या था कि कितना इजीली H+ दे दे और कितना इजीली OH- गेन कर ले एसिड बेस में। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्हीनियस एसिड्स मतलब H+ डोनर और अर्हीनियस बेस मतलब OH- डोनर। ये तो था अर्हीनियस थ्योरी। फिर आई ब्रॉन्स्टेड एसिड्स और ब्रॉन्स्टेड बेस, जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी था। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स थे H+ डोनर और बेस थे H+ एक्सेप्टर, क्योंकि उन्होंने अमोनिया के लिए कहा था कि अमोनिया कैसे बेसिक है, क्योंकि वो H+ एक्सेप्ट कर लेता है ना। और लास्ट में ल्यूविस थ्योरी थी, तो ल्यूविस एसिड्स और ल्यूविस बेस, इधर H+ डोनर है तो यहाँ पे हमने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और यहाँ पर हमने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ल्यूविस एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, उसमें एल्यूमिनियम के और क्लोरीन के मिला के एल्यूमिनियम की 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही, हेंस दे आर एक्टिंग एज ल्यूविस एसिड्स। याद आ गया। ल्यूविस थ्योरी के अंदर एसिड थे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और बेस थे इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, अभी वापस चलो पुराना वाले पेज पे, यस मैम। है ना। सो बच्चों ये मैंने एसिड्स लिख रखे हैं, ऑक्सी एसिड्स लिख रखे हैं क्लोरीन के, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। सब में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। पहले में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ठीक है, ओके। सो इधर +7, इधर +5, इधर +3, +1। निकालो फटाफट से, जल्दी से निकालो प्लीज। यस मैम। है ना। सो ये वाले केस में क्लोरीन ने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बहुत हाई है, बहुत 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 हाई। तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं, तो इसकी इच्छा सबसे ज्यादा होगी ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसने सिर्फ 5 ही लूज करे, तो इससे कम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला और वीकेस्ट, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलूं। यस मैम। एक सेकेंड, हाँ, एक को प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन था, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी टाइम। मैम हाँ बेटा। इससे पहले वाला पेज दिखाना। मैम इससे पहले, इससे भी पहले डन मैम। ओके। चलो खैर, एकदम उसी टाइम पे नहीं। ओके, सो नेक्स्ट
सेकेंड एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन नंबर की इज टू डिटरमाइन whether a species can act as oxidizing agent or reducing agent. Oxidizing agent वो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन खुद रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी देखो, तो ये भी ऑक्सीडेशन नंबर की ना वो होती है। ओके, अभी एक बात बताओ, सल्फर है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? इधर लिखती हूँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और इधर लिखती हूँ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16 यानी कि 286। मैक्स टू मैक्स वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अगर 6 लूज कर सकता है तो उसका मैक्स तो +6 हो सकता है, करेक्ट। और वो मिनिमम सबसे कम, मतलब जब वो मिनिमम यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो 288 आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, तो -2। ठीक है, अभी इसका मैं एग्जांपल लिख देती हूँ H2SO4 और उसका लिख देती हूँ बच्चों H2S। ठीक है, एक बार देख लो प्लीज। H2SO4 में सल्फर की है बच्चों +6 और इधर है सल्फर की -2। ओके, अब एक बात बताओ, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में वो +6 उसकी मैक्सिमम है, वो इतना ही लूज कर सकता है, 6 ही लूज कर सकता है, 6 के आगे +7 या +8 में नहीं जा सकता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जब भी कोई स्पीशीज, व्हेन अ स्पीशीज इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में जब भी वो है, हाँ, तो जब भी वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो अब तो उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगी ना, +6 के आगे +7 में तो नहीं जा सकती है, तो अब तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगी, है ना। और वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगी इसका मतलब उसकी हो रही होगी रिडक्शन, और अगर उसकी रिडक्शन हो रही होगी तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। और इधर H2S है, इधर -2 में है सल्फर, ठीक है। व्हेन an element is in least oxidation state, मतलब -2, वो -2 उसका मैक्सिमम है कि वो मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, वो -2 से -3 नहीं जा सकती है, यानी कि अब तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइज ही हो सकती है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज ही कर सकती है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज ही कर सकती है यानी उसका मतलब हो रही है उसकी ऑक्सीडेशन, और अगर उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है तो it will act as reducing agent, तो it will act as reducing agent। जब भी कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो it will act as oxidizing agent, और जब भी कोई भी एलिमेंट अपनी लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब it will act as reducing agent। ओके, एग्जाम्पल्स करवाऊं, कॉन्सेप्ट फंडा समझ में आया? यस मैम। ठीक है, आई होप बाकी जन को भी क्लियर हो। शालिनी, सिया क्लियर है ना? कोमल क्लियर है ना बेटा? चलो ओके, अभी कुछ कुछ तो आपको पता ही है और कुछ कुछ के मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मैं एलिमेंट्स लिख रही हूँ इधर, और इधर उसकी मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर और इधर इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, सो कुछ काम के एलिमेंट्स ऐसा बोल देती हूँ। फॉस्फोरस की +5 होती है या -3 होती है? तो 3 है, -3। नाइट्रोजन की भी +5 -3, सल्फर की +6 -2, कार्बन की +4 और -4, और कौन कौन सा बचा? ऑक्सीजन की -2, ठीक है, और +2, सॉरी इधर प्लस लिखना होगा, +2 -2
और कौन सा है, हाइड्रोजन की +1 -1, हाइड्रोजन की +1 -1। अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, OS इज ऑस्मियम, OS ऑस्मियम, ठीक है। ऑस्मियम की ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है मैक्सिमम, तो सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो है ऑस्मियम की, ठीक है, वो है ऑस्मियम की +8, ठीक है। और अब हम आपसे कंपाउंड पूछेंगे तो आप ऐसे बता सकते हो कि अगर कोई एलिमेंट अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो इसका मतलब इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर वो मिनिमम वाले में है तो इसका मतलब एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल, सिर्फ इतना, यही ऑक्सीडेशन नंबर के एप्लीकेशन है। अब इसका एग्जांपल देखो कैसे, अगर मैंने आपको एक तरफ दे दिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, अभी बताओ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट का? मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वेरी गुड, क्योंकि इधर नाइट्रोजन की है +5, वो उसकी मैक्सिमम है, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिन बच्चे 12th मेरे साथ पढ़े हैं, 12th का सर दिव्यांशु ही है आई थिंक अभी तक प्रेजेंट, तो आपको याद होगा अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ऐसे ही KMNO4, KMNO4 में मैंगनीज की होती है +7, जो उसकी मैक्सिमम है, हाँ, +8 सिर्फ ऑस्मियम की होती है और किसी की नहीं होती है, तो अगेन वो मैक्सिमम है, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही मेरी कॉमन वाला लिख रही हूँ सिर्फ, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो यहाँ पर क्रोमियम की +6 है, ठीक है, पर क्रोमियम एटम, तो वो +6 मतलब वो मैक्सिमम है, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट की इन बिटवीन आ रही हो, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, इधर नाइट्रोजन के अंदर अगर हमने HNO3 लिखा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इधर अमोनिया लिखा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैंने इन दोनों के बीच का कंपाउंड दे दिया, जैसे कि HNO2, HNO2 में नाइट्रोजन की कितनी हो गई, -4 -3 7। +3 यस मैम। है ना, तो +3, अगर वो +3 आ गई मतलब इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, +5 और -3 के बीच में है ना +3, तो इट कैन एक्ट एज बोथ, यानी कि दिस कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो दोनों का काम कर सकता है, ओके। जब भी वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन मैक्स एंड मिनिमम हो, मैक्स होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट, अगर इन बिटवीन हो तो इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए, नोट दिस डाउन बच्चों। ये थी सेकंड एप्लीकेशन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर आप जज कर सकते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। सेकंड एप्लीकेशन, नेक्स्ट पेज पे चलो। यस, Yes, चल ma'am. रही हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, हाँ। नंबर एप्लीकेशन नंबर 3, टू determine the molecular weight of a compound। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो अभी मैं इसके ऊपर ना आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही बनाकर दे रही हूँ आपको, और ये वाला क्वेश्चन जो अभी लिख रही हूँ ना, मेरे पास अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास बाय चांस प्रीवियस ईयर वाला किताब नहीं है अभी, बट नीट में आ रखा है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। नीट की अगर किताब किसी के पास हो तो तुमको मिल जाएगा अभी, ठीक है। आज मैं लाना भूल गई, खैर
लेट्स से क्वेश्चन लिख रही हूँ सीधा, एक कंपाउंड है, कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स P, Q, R, ठीक है, P and Q and R, जिसके अंदर P की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, Q की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और R की ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेट्स से -6, लेट्स से -6, ठीक है, -6 में से बहुत ज्यादा हो रहा है, -6 पॉसिबल नहीं है, 2 में कर देते हैं, 1 सेकंड देना हाँ मुझे, इधर +2, इधर ओके P और Q का ही ले, चलो नहीं P Q R कर दिया है तो, और इधर ऑक्सीडेशन स्टेट -4 कर देते हैं इधर, तो इधर +3 कर देते हैं, देखा जाएगा। चलो, और आपसे बोला जाए कि बच्चों इसका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, कि ऐसा करते 2 ऑप्शंस भी दे देती हूँ आपको, A और B बताना है उनमें से कौन सा होगा, 1 सेकंड दे रही हूँ हाँ ऑप्शन। ऑप्शन है P3Q2R और ऑप्शन है P2Q3R, 1 सेकंड हाँ, R का 3 बनना चाहिए, ठीक है। ए और बी ऑप्शन दे दिया आपको, ऐसा सही क्वेश्चन आ रखा था नीट में या किसी में, और उन्होंने क्या कहा था, नीट में था ये क्वेश्चन बच्चों, मेरे पास अभी प्रीवियस ईयर वाली किताब नहीं है, ठीक है, तो उसमें ना ऐसे करके कंपाउंड दे दिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का ये एप्लीकेशन है, उन्होंने बोला एक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है PQR, अभी हमको पता नहीं PQR कौन से हैं, ठीक है, सर रैंडम दे दिया उन्होंने, और फिर उन्होंने बोला P का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, Q का है +3 और R का है -4, और फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप बताओ वो जो कंपाउंड है ना उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला कि ये वाला, ऐसा 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अभी मैंने पाइथन 2 ही बनाया, तुम उसमें से एक बार ही सोचो एप्लीकेशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैम ए। वेरी गुड, कैसे आया बेटा, ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, कोई चार्ज यस नहीं है, मैम, है ना, 0 तो आपने क्या बोला P के 3 है, तो 3 इंटू +2, क्योंकि P का +2 है, फिर 2 इंटू +3, फिर R का 3 है, 3 इंटू -4, तो ये बन गया 3 2s are 6, 2 3s are 6, -12 equal to 0, of course the molecule is neutral, so this is correct। इस केस में करते तो 2 इंटू +2 +3 इंटू +3 -2 आ रहा है। +3 इंटू -4, हाँ तो 4 + 9 - 12, 13 - 12 यानी कि +1 आ रहा होता, लेकिन मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है ना, तो फिर ऑफ कोर्स A इज करेक्ट। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से फॉर्मूला। गॉट इट? करीना तुम्हारा क्यों बार बार बेटा डिस्कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट इशू? यस मैम। चल कोई बात नहीं, ठीक है, तुमको कोई प्रीवियस पेज वगैरह दिखाओ, कोई चीज समझाओ जब तक बाकी जन सॉल्व कर रहे हैं। मैम प्रीवियस पेज दिखा दो। हाँ, यहाँ पर मैंने लिखी थी कुछ एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जब कभी भी कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, मतलब उसने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं, अब वो उसके आगे लूज नहीं कर सकता, अब तो सिर्फ गेन ही कर सकता है ना, और अगर गेन कर सकता है तो इसका मतलब वो एलिमेंट हो रहा है रिड्यूस, और अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही कोई एलिमेंट अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो, मतलब वो जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं उसने उतने गेन कर कर बैठ गया है, अब वो इसके आगे गेन नहीं कर सकता है, अब तो केवल लूज ही कर सकता है। अगर लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी, और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये नोट डाउन कर लो प्लीज।
डन मैम। डन। अच्छा, यहाँ पर थी तुम, यही वाली चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन मैम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सिर्फ एसिड बेस थ्योरी रिवाइज करवाई थी कि ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के बेस पे समझाया था कि अगर कोई भी एलिमेंट अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मतलब प्लस वाला मैक्सिमम है उसका, तो इट विल बी अ गुड ल्यूविस एसिड, क्योंकि वो उतने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज करके रखे हैं, अब वो सिर्फ गेन ही करना चाहता है। ठीक है, ये एसिड बेस थ्योरी थी। अर्हीनियस एसिड, अर्हीनियस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, ल्यूविस एसिड, ल्यूविस बेस। ऑलराइट, डन मैम। डन। इसके आगे बेटा थे तुम, यहाँ पर थे? यस मैम। ठीक, ओके। सो ये अपनी थी तीसरी एप्लीकेशन। अब आगे चलो बच्चों, चौथी एप्लीकेशन पे चलो। सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? यस मैम। यस मैम। So, okay. So next final application is to find out equivalent weight. अब मुझे एक बात बताओ, equivalent weight क्या होता है? Equivalent weight क्या होता है? This is the fourth application of oxidation number. कि oxidation number निकाल के हम लोग equivalent weight find out कर सकते हैं. Now please tell me what is the meaning of equivalent weight? हेजिटेट मत क्या करो, तुम में से कितना को आंसर आता होता है लेकिन हेजिटेट करते बोलते नहीं है। सिया ने देखो आज फटाफट से सारे के सारे आंसर दे दिए और पहले बिल्कुल भी नहीं बोला। आई थिंक बहुत कम बोलते ना सिया, अरे उसमें भी चुप है। अच्छा चलो, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों? क्विकली मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एक होता है मोलैरिटी, विच इज इक्वल टू मोल्स सॉल्यूट के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और इधर मोल्स को हम लिख लेते हैं मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलैरिटी होती है ये, बट मोलैरिटी या मोल्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमको हमेशा थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर पे जा रही हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमको ना हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना इज नॉट पॉसिबल। तभी आया ये इक्विवेलेंट वेट वाला, और जो हमने इतना ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा ना उसी का ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने निकाली नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और इधर ये जो ग्राम इक्विवेलेंस है ना, this is equal to mass upon equivalent weight, और equivalent weight क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास जो लिखा था वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो ये जो n फैक्टर है ये ऑक्सीडेशन नंबर से निकलता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन इज इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने का। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के लिए चाहिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, एंड n फैक्टर कैन बी फाउंड आउट, मतलब उसको हम निकाल सकते हैं यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। एक बार ये वाली चीज लिख लो, एक एग्जांपल से समझा दूं, फिर डिटेल में जाएंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा मुझे। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चों। डन? क्लियर नहीं। ठीक है, अच्छा जैसे HCl है तो ये एक ही H प्लस दे सकता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। ठीक है, ऐसे ही HNO3 है, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। नाउ अगर लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 H प्लस है, तो वो 2 H प्लस आयंस दे सकता है। अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया ना, एक रिएक्शन है ये, जब उसने Na2SO4 बनाया और H2O, मतलब उसने दोनों को दोनों हाइड्रोजन
रिप्लेस कर दिए, ठीक है, दोनों पे दोनों हाइड्रोजन हटाकर वो सोडियम लग गया। और दूसरा रिएक्शन है ये, ठीक है, दूसरा रिएक्शन है ये। इस बार इसने एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया। तो अगर हमको सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो यहाँ पर इसने दोनों हाइड्रोजन लूज किए, तो यहाँ पर दोनों को दोनों लूज किए, तो यहाँ पर आता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, और इस केस में आता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। अभी ये वाली चीज कैसे आई इसको हम समझेंगे अगली क्लास में। ऑक्सीडेशन नंबर की जो है चौथा एप्लीकेशन इज डिटर्मिनिंग द इक्विवेलेंट, ठीक है डन बच्चों। तो ये हमारी चौथी एप्लीकेशन है। इसके अंदर ना हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स करने वाले हैं। जैसे ना एक बहुत ही सिंपल सा, वो जब भी MnO4 माइनस है वो इधर MnO4 माइनस से Mn+2 जाता है, तो उस केस में हम n फैक्टर लिख देते हैं 5। कैसे? +7 से +2 जा रहा है, तो 2 से 7 में जा रहा है ना, तो 2 से 7 में जा रहा है, तो 2 में से 7 गए 5, 5 का मॉड लेते हैं मतलब बिना साइन के, तो n फैक्टर आ जाता है 5। तो MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, ठीक है। ऐसे ही अगर Cr2O7 2 नेगेटिव हो तो वो Cr+3 में जा रहा है, तो ये +6 से +3 में जा रहा है, तो यहाँ पर n फैक्टर हो जाता है 3, 3 में से 6 गए 3, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 क्रोमियम के एटम्स हैं इंटू 2, तो ये 6 आ जाता है इधर n फैक्टर, तो इधर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। तो ये वाली चीज मैंने कैसे निकाली इसका पूरा का पूरा डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, संडे को।